आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 50 कुछ ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस इंग्लिश में कि बस इतनी तैयारी कर ली फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जो भी यहां पे डेटा मिल रहा है ना वो 100% सही है। अब आ गया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है अरिविहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। पीछे आपको एक डेट नजर आ रही होगी, मुझे यकीन है आप सभी को अभी तक पता होगा कि ये है भाई साहब आपकी स्टार्टिंग लाइन। कौन सी स्टार्टिंग लाइन? आपके एमपी बोर्ड की स्टार्टिंग लाइन। 10 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू और पहला एग्जाम कौन सा होने वाला है? अंग्रेजी का। और ये बात आप सभी को पता है, अगर आरंभ अच्छा हो, अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत तो अपने आप अच्छा हो ही जाता है। अगर शुरुआत में ही कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर क्या करेंगे? अगर अंग्रेजी का पेपर खराब चला गया तो क्या करेंगे? कहां देखेंगे भाई साहब? कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल लगने लगेगा यार शुरुआत ही इतनी खराब हुई है। तो बस डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ है अरिविहान। और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 50 कुछ ऐसे आईएमपी क्वेश्चंस इंग्लिश में कि बस इतनी तैयारी कर ली फिर आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या करने वाले हैं आज हम। देखिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत अच्छे से पता है। 80 मार्क्स की बात है। आपका रीडिंग सेक्शन आता है 14 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन आता है 12 मार्क्स का। आपका सबसे जो आपको सबसे डर लगता है जिस चीज से, ग्रामर का, वो सेक्शन आता है 10 मार्क्स का। और सबसे ज्यादा बड़ा हमारा लिटरेचर का 44 मार्क्स का। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आपके लिटरेचर सेक्शन हो या आपके ग्रामर सेक्शन हो, कि आपको परीक्षा की पूरी तस्वीर आपकी आंखों में उतर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अनसीन पैसेज के बारे में। अच्छा दोस्तों, दो चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं है कि अनसीन पैसेज और राइटिंग सेक्शन, इनमें क्या आ जाए कोई नहीं बता सकता। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये इसकी कहानी है भाई साहब। इसकी कहानी है किसके बारे में? अनसीन पैसेज की कहानी है खाली अप्रोच की। आपका अप्रोच जितना बेहतर होगा आपका आंसर उतना स्ट्रांग होगा। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। सिंपल कोई मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आज यहां पे शेयर करने वाला नहीं था, लेकिन इसको बताने के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे बार बार एक बात समझ लें कि यहां पर वक्त खराब करने का आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, शक्ति नहीं है। देखिए सिंपल है, एक ही आइडिया करता हूं मैं हमेशा फॉलो। सबसे पहले जाके क्वेश्चन पढ़िए, हो सके तो 2-3 लाइन पढ़ लीजिए शुरुआत में। लेकिन मैं अगर होता आपकी जगह और बिल्कुल ही तुरंत तुरंत आंसर चाहिए तो मैं जाता क्वेश्चन पे, एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर, और फिर मैं शुरुआत करता भाई साहब यहाँ पे अपने आंसर को ढूंढने की। एजुकेशन इज द सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम, सामने ही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल सिस्टम लिखा हुआ है। ये अब देखते हैं यहाँ पे वो बात हो भी रही है कि नहीं हो रही है। देखिए सोशल सिस्टम की बात हो रही है, आपको आपका आंसर वहीं के वहीं मिल गया। इसी तरीके का अप्रोच रखना है आपको अनसीन पैसेज में, जो आपके एमसीक्यू आते हैं उनको लेके। कि भाई साहब क्या करना है आपको? आपको करना है स्कैन, स्कैन और फिर आंसर, और कोई भी तरीका नहीं है। स्कैन कैसे? स्कैन आपने क्वेश्चन किया, फिर आपने स्कैन आपने क्या किया? स्कैन आपने क्या किया? पहले आपने स्कैन किया क्वेश्चन अपना, फिर उसके बाद आपने स्कैन किया अपनी पैसेज, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या मिल गया? आपका आंसर मिल गया। जस्ट इतना, और कोई भी ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पैसेज में इन जनरल आपकी कोई मदद नहीं करी जा सकती क्योंकि पैसेज कुछ भी आ सकती है। तो आपको बस आपका अप्रोच अच्छे से अच्छा रखना है। फिर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर एंटोनियम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनियम्स यानी ब्लोम, सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द आते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए? तो बच्चों मैंने उन्हें भी यही सलाह दी थी कि उन्हें आप आखिर के लिए रख छोड़ें, क्योंकि अगर आप वहां दिमाग लगाना शुरू कर देंगे या तो आप पे बनेगा या फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। वो लंबी, मतलब जैसे समझिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए तो 25-25% चांस है। फिर आपको समझ में भी आ जाता है कि 2 है तो उनमें से 50-50% चांस हो जाता है।
लेकिन उतना वक्त है नहीं। सबसे पहले वो करना है जो दिमाग को समझ आ रहा है, जो मन को समझ में आ रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे नोट मेकिंग पे। नोट मेकिंग 4 मार्क्स की होती है, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। 1 मार्क्स तो खाली यही मिल जाता है आपको, कहां पे? 1 मार्क्स आपको खाली मिल जाता है भाई साहब टाइटल देने का। जो तीन बचते हैं वो आपको बस नोट्स बनाने हैं। इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे अपलोडेड हैं जो इस बारे में बात करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, वही पुराने वीडियोस जाके देखने हैं। कुछ भी ज्यादा लंबी चौड़ी बात उनमें की नहीं गई है, बस सिंपल तरीके समझाए गए हैं। बस यहाँ पे पर मैं आपसे जो मेन चीज शेयर करने आया हूं, मैं वो सब बातें पहले आपसे कर लेना चाहता हूं, क्योंकि आपको अभी जो तैयारी चाहिए वो चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हम यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अब एग्जाम की। अब तैयारी होगी केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने कम दिन बचे हैं? 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। 2 हफ्ते से भी कम समय बचा, और उसके साथ ढेर सारे सब्जेक्ट की भी तो अभी तैयारी है, केवल यही थोड़ी शेष है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है अब समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्मॉल कॉम्पोजिशन का सेक्शन आता है, देखिए कितनी प्यारी बात है, चाहे आपकी स्मॉल कॉम्पोजिशन हो, चाहे लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो, चाहे लेटर कॉम्पोजिशन हो, सब में मिलने तो आपको 4-4 मार्क्स ही है, पर मेहनत कितनी कम है। देखिए अब नोटिस है, नोटिस में आपको हर साल एक ही तरीके के आ रहे हैं, साइंस एग्जीबिशन, एनुअल फंक्शन मीटिंग, इंटर स्कूल डिबेट, और एक कभी आ जाता है एक आधा लॉस्ट और फाउंड का। उसे एक सेकंड के लिए भूल भी जाइए। तो बाकी जो आपको 3 दिख रहे हैं वो आपके स्कूल रिलेटेड ही हैं। तो जो आपकी लैंग्वेज है, आप अगर जो चीज आप इसमें याद कर रहे हैं साइंस एग्जीबिशन में, वो आप एनुअल फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। उसी लैंग्वेज का प्रयोग इंटर स्कूल डिबेट के लिए भी किया जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट पे आ जाते हैं। सेलिंग हाउस, हाउस होल्ड गुड्स। क्या? सेलिंग हाउस और हाउस होल्ड गुड्स। अब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट चीजों की ऐसी होती है ना कि मतलब चीजें बेचने के बारे में, चीजें खरीदने के बारे में। तो हर साल आपको एक ही तरीके के आ रहे हैं ये। फिर हमारे आ जाते हैं पोस्टर। सबसे बेहतरीन चीज भाई अगर मुझे कोई लगती है, इसको मैं पर्सनली, अगर मैं पर्सनल लेवल पे सोचता हूं कि फ्री के मार्क्स हैं एकदम ही, तो वो है भाई साहब आपका पोस्टर। अगर गलती से पोस्टर आ जाता है मित्रों, और अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, देखिए क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक कमाल की बात बताता हूं, फॉर्मेट का एक ही मार्क्स है। जो आपका ये फॉर्मेट होता है, जिनका आप सोचते हो फॉर्मेट का 1 मार्क्स, तो उसके बाद भी मटेरियल पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें फॉर्मेट जैसा ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, बस आपकी क्रिएटिविटी का थोड़ा खेल है। तो इसमें मार्क्स के चांस ज्यादा रहते हैं। मैं कई लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जो पढ़ाई से थोड़ा जी चुरा रहे हैं, या फिर सही टाइम पे नहीं पढ़ पाए हैं, या उतना समझ नहीं है उनमें, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है हमारा पोस्टर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे। वो क्या होता है? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में इतने टाइम से पता है क्या देख रहे हैं हम लोग? लेटर राइटिंग। अब जैसे यहाँ पे एक चीज और आपको समझने की है कि हमने क्या किया है, पिछले 3-4-5 साल का जो भी डेटा था उससे निकाला है ये सब कुछ, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें क्या समानता है उन क्वेश्चंस में। तो आपको जो भी यहाँ पे डेटा मिल रहा है ना, वो 100% सही है। अब देखिए एक बात समझिए, फॉर्मल लेटर में ज्यादातर टाइम क्या कंप्लेन के लेटर गए हैं। कंप्लेंट वाले कैसे? मतलब शिकायती पत्र गए हैं। शिकायती पत्र क्या है? अब डिफेक्टेड टीवी के बारे में लेटर है, कंप्लेंट अबाउट डिजिटल कैमरा के बारे में लेटर है, कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्टमैन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली सेम लैंग्वेज शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे ना कि आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वांट टू इन्फॉर्म यू हियर बाय। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऑलमोस्ट लैंग्वेज जो लैंग्वेज है ऑलमोस्ट सेम यूज किया जा सकती है। अब पैटर्न क्या है? कंप्लेन टू शॉप अथॉरिटी, प्रोडक्ट और सर्विस नॉट वर्किंग, रिपेयर ऑफ रिप्लेसमेंट। तो मतलब जनरल जो आपको, जैसे आप शब्दावली, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो आप। जैसे अगर किसी के जनरल बात आएगी डिजिटल कैमरा, डिफेक्टेड टीवी, तो आप किस बारे में बात करोगे? आप रिपेयरमेंट के बारे में बात करोगे, आप रिपेयर के बारे में बात करोगे, आप किसके बारे में बात करोगे? आप मैकेनिकल एरर के बारे में बात करोगे, मैकेनिकल प्रॉब्लम, एरर, जो कुछ भी। तो ये बड़े बड़े शब्द तो कुछ है नहीं, ये तो याद करने में काफी आसान है। तो इनका आप प्रयोग कर सकते हो। जिस तरीके का पूछा जा रहा है उनमें से कुछ शब्द निकालो जो उस तरीके वहां पे प्रयोग किए जा सकते हैं। कि जैसे अब टीवी की बात हो रही है तो कलर्स अच्छे नहीं आते हैं कुछ भी, तो इससे आपकी लैंग्वेज बनेगी, और सामने पढ़ने वाले या चेक करने वाले को ये पता चलेगा कि आपको बहुत समझ है उस सब्जेक्ट की। ठीक है, अब कौन सा अगला पार्ट कौन सा है? इनफॉर्मल लेटर्स में क्या पूछा जा रहा है? टू फ्रेंड।
अब जनरल इसमें तो इनफॉर्मल लेटर है, तो इसमें इतनी मेहनत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने मन से आप कुछ भी उसमें जोड़ सकते हो। एडवाइजिंग फ्रेंड टू स्टडी, डिस्क्राइबिंग एन एक्साइटिंग क्रिकेट मैच और समर वेकेशन एक्सपीरियंस। तो इसमें मैंने देखा है कि इसमें वो समानता नहीं है, हर बार कोई नई तरीके की चीज पूछी जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा मैकेनिकल या बड़े शब्दों को लिखने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही कहीं ना कहीं इन लेटर्स में शेयर कर रहे होगे। ठीक है, अब चलते हैं भैया हमारे अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या है हमारा? पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग और क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। ठीक है, अब मैंने यहां पे इनको इस तरीके से क्यों बांट रखा है, एक सेकंड के लिए रिपोर्ट टॉपिक्स को नहीं देखेंगे आप, बस एक बार ये चीज देखिए, आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ। ठीक है, अब पैराग्राफ टॉपिक क्या है, जैसे वैल्यू ऑफ गेम 2024 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बहुत छोटा सा अंतर रहता है, आपको पता है, पैराग्राफ में डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन आर्टिकल राइटिंग में आप हेडिंग भी लिखते हैं प्लस बायलाइन, मतलब जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, इंफॉर्मेशन आपको उल्टा किसमें मिल जाती है, आपके पेपर में ही मिल जाती है। तो देखा जाए लगभग सेम ही चीज है, क्योंकि फिर आर्टिकल राइटिंग में लिखना तो फिर पैराग्राफ ही पड़ता है, पूरा डेफिनेशन मतलब डिफाइन करते हैं और ढेर सारा मटेरियल जो हमें लिखना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, वैल्यू ऑफ गेम 2024 में पूछा गया, 2022 में इंपॉर्टेंट, तो क्या टॉपिक पूछा जा रहा है भाई साहब? गेम्स से रिलेटेड टॉपिक पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है, हाँ सर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं, माई आइडियल टीचर। चलिए, माई आइडियल टीचर जैसी कोई बात यहां पे लगभग नहीं हुई। ठीक है, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। अब एक चीज देखिएगा कि पैराग्राफ राइटिंग में अब ठीक है, आर्टिकल में तो नहीं मिल रहा, लेकिन रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ 2024 में पूछा गया और 2025 में पूछा गया है, साइंस और टेक्नोलॉजी। सेम है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, मतलब जो आप इसमें लिख रहे हो वो आप ऑलमोस्ट इसमें भी यूज कर सकते हो, और इसमें जो लिख रहे हो वो आप दूसरे 2024 वाले जो हमारे कंप्यूटर वाले पार्ट है उसमें भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, दोनों केस में। ठीक है, अब जैसे यहां पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज लिखा है 2024 में, तो आर्टिकल में क्या पूछा गया था? आर्टिकल में पूछा गया था 2023 में सेविंग द अर्थ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज और सेविंग द अर्थ लगभग हम एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं इनको कि जो मटेरियल इसमें वो इसमें भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज सिस्टम इन स्कूल्स। अब देखिए इनमें भी काफी समानता है कि नहीं है, आप खुद बताइए, समानता है कि नहीं है? तो आपने क्या समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन लर्निंग यूजेस एंड अब्यूजेस, ऑनलाइन लर्निंग का तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी लेना देना है। तो बस आप मुझे एक बात समझिए, गेम्स के बारे में बात हो रही है, चलिए एक सेकंड यहां पे लिख देते हैं, हमारे यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, जो पिछले 3 साल के टॉपिक है, या तो गेम्स के बारे में है, ठीक है, या तो गेम्स के बारे में है, या फिर किस बारे में है, साइंस। किस बारे में है? साइंस। मैं टेक्नोलॉजी बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर शब्द लगेगा मेरे ख्याल से, पर फिर मैं लिख लेता हूं साइंस एंड टेक, साइंस और टेक के बारे में। ठीक है, तीसरा किस बारे में है? साइंस एंड टेक। और फिर तीसरा है हमारा ये एनवायरनमेंट, किस बारे में है? मतलब ट्रीज, नेचर लिख सकते हैं हम, नेचर लिख सकते हैं, तो नेचर के बारे में। तो क्या ये 3 टॉपिक तैयार नहीं किए जा सकते? सिर्फ ये 3 टॉपिक इस वक्त इनको सोचिए कि अगर आप लोग जनरली मतलब बस ये सोच ले कि गेम्स के क्या फायदे होते हैं और साइंस और टेक के क्या फायदे और नुकसान होते हैं, नेचर के क्या फायदे होते हैं, तो अपना आधा सा काम हो गया क्या? क्योंकि पिछले जो 3-4 साल में जो सब चीजें पूछी गई हैं वो यहाँ पे मैच कर रही हैं। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे अपन ने कॉमन चेन फाउंड कर ली है, तो अब उसका हमें कॉमन चेन जो हमने फाइंड की है उसका हमें क्या करना है, उपयोग करना है और अपना पेपर आसान से आसान बनाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिपोर्ट के टॉपिक्स पे। रिपोर्ट के टॉपिक्स कौन कौन से हैं? फायर एक्सीडेंट, एनुअल फंक्शन रिपोर्ट। देखिए 2 तो एक्सीडेंट के ही हैं, 2 जो है एक्सीडेंट के, तो एक्सीडेंटल रिपोर्ट जो रहती है, चलिए फायर एक्सीडेंट अलग होता है और एक्सीडेंट रिपोर्ट ऐसी हो सकती है कि कोई सड़क दुर्घटना की बात हो रही हो या इस तरीके की कोई बात हो रही हो, लेकिन बात तो अल्टीमेटली एक्सीडेंट की हो रही है।
उसमें एम्बुलेंस का जिक्र आएगा, फायर वाले में फायर ब्रिगेड का जिक्र आ सकता है ना। लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची और वो सब हाउ व्हेन वेयर जो 5 आपको बताए गए थे, हु वेयर व्हेन हाउ, ये सब चीजें ऑलरेडी गिवन रहती हैं, उनका प्रयोग करके आधे से ज्यादा काम वहां से हो जाएगा। और एनुअल फंक्शन रिपोर्ट आती है तो वैसे ही आप लोग मन से ही लिख दोगे। तो ये हमने यहाँ पे पूरा डेटा समझ लिया। अब चलते हैं बच्चों क्या अपने सबसे कठिन वाले ग्रामर सेक्शन पे। इसमें सॉल्व कुछ नहीं करवाने वाला हूं, बस ये यहाँ पे जितने जो ये ब्रैकेट में दिए गए हैं ना ये ऑप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, आर्टिकल में तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ए एंड द आपको तीनों ही करने हैं, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, चाहे वो हो देयर इज हार्डली डैश डैश शुगर लेफ्ट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर किसी ने हमारे हाफ ईयरली जो उसके पहले मैंने संभव क्रैश कोर्स में जो वीडियो किए हैं उसमें आपने अगर देखा है तो आपको पता है कि हार्डली के साथ एनी आता है। अब कोई बोले सर एनी क्यों आता है, तो आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। अभी बस ये समझिए कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए ना, इन ऑन एट, इन ऑन एट का क्या क्या प्रयोग है आपको पता है। ऑन डेट के लिए प्रयोग होता है, इनका प्रयोग होता है जब हमें एक निश्चित समय अवधि नहीं पता हो, मतलब एक एग्जैक्ट समय अवधि नहीं पता होती है। अब एक बात बताइए, अगर आपको ये सब चीजें पता है, इन ऑन एट इन टू या फिर आपके फ्रॉम ऑफ विथ बाय, तो ये आपके लिए एग्जाम में इतनी मदद करेंगे। आपको इनके अगर बेसिक्स पता चल गए, इनके अलावा भी कई सारे प्रीपोजिशंस होते हैं लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब द टेबल इज मेड ऑफ और फ्रॉम का कंफ्यूजन रहता है हमेशा। देखिए दोनों दिए गए हैं, पर अगर हमारे बच्चों ने ये पढ़ा रखा है तो उन्हें पता है कि यहां पे ऑफ आएगा, और क्यों आएगा वो भी उन्हें ऑलरेडी पता है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं उन सब का यूज आपको आना ही आना चाहिए। अब चलते भैया हमारी अगली स्लाइड पे। अब डू एज डायरेक्टेड आता है। डू एज डायरेक्टेड कैसे आता है? यू विल सक्सीड, यू वर्क हार्ड, रीराइट यूजिंग इफ। इफ बहुत आता है आपके एग्जाम में। फिर रीराइट यूजिंग सो दैट। सो दैट तो कितना सरल है, सो दैट हिज ब्रदर इज वेरी की जगह क्या लग जाएगा? मेरे जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई की उन्हें पता है वेरी की जगह सो लग जाता है। जहां भी वेरी और क्वाइट आते हैं वहां सो लग जाता है। जब हमें रीराइट यूजिंग कैसे करना पड़ता है? सो दैट के साथ। She sings the song change into present continuous tense। टेंस भी हमने बहुत पढ़ रखा है। ये एग्जाम्पल तो हमने जस का तस सॉल्व करवा के रखा है। लेकिन अभी एग्जाम में ये नहीं आने वाला है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लेना कि एग्जाम में ना ये आएगा, ना एग्जाम में जैसे ये लिखा है तो ये आएगा, ना ये आएगा। क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन भूल जाओ। एग्जाम में भाई साहब खाली आएगा ये रीराइट यूजिंग इफ, रीराइट यूजिंग सो दैट, चेंज द वॉइस। तो ये समझना ज्यादा आवश्यक है अपेक्षाकृत इसके। तो ये बस आपके लिए बस एक टूल है जिससे आपको वो चीज सीखनी समझनी है, लेकिन पूरा दारोमदार जो पूरा एग्जाम है वो इस पे डिपेंड करता है, इस वाली साइड पे। तो प्लीज जो ब्रैकेट के इस तरफ लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सीता, अब इसको कैसे लिखना है? पॉजिटिव डिग्री में लिखना है। ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन, तो इस बात का हम क्या रखेंगे? खास ध्यान रखेंगे। और एग्जाम में किस चीज पे, किस वाले पॉइंट पे ध्यान देना है? हम क्या तैयारी करेंगे? यहां से हमें पीडीएफ मिलेगी, हम इस साइड की तैयारी करेंगे। किसकी? इस साइड की। और इसके साथ आपको आंसर के पीडीएफ्स भी मिलेंगे, लेकिन उनका प्रयोग इन्हें सॉल्व करने के बाद थोड़ा समझिए और धीरे धीरे सॉल्व करिए, फिर उन्हें चेक करने के लिए कि जब वहां से आंसर देख के आपकी कोई मदद नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे जो कि होने वाला है, अब आ गया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिटरेचर सेक्शन। 44 मार्क्स की बात हो रही है दोस्तों, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वहां पे जो एक्सट्रैक्ट वाले होंगे उन्हें तो इस वक्त छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी के मार्क्स जो आप कवर कर सकते हैं भाई साहब, इन क्वेश्चंस के आगे कुछ भी काम में नहीं आएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूं, जैसे व्हाट वाज फ्रेंड एक्सपेक्टेड टू बी सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब, सबसे ज्यादा बार। और मैं इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे उंगली रख के ये नहीं कह सकता कि ये कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं और मुट्ठी भर क्वेश्चन है।
What had been put up on the bulletin board? आप सभी को पता है बुलेटिन बोर्ड पे क्या खबर लगाई गई थी जब फ्रेंड ने वो पढ़ी थी और उसके तोते उड़ गए थे भाई साहब, है ना? What is साहिब लुकिंग इन द गार्बेज डंप? क्या देखते थे? पैसा देखते थे, गोल्ड देखते थे, कुछ मिल जाता था तो उनके लिए वो भाई साहब क्या हो जाता था, अचंभे का पूरा सीन हो जाता था। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। फिरोजाबाद की बात हो रही, वहां पे बच्चे जो उनके कांच की धूल उनकी आंखों में जाती है जिनसे वो अंधे हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको, और ये पता है ये पहली बार नहीं हो रहे हैं, ये पहली बार मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं। कई बच्चों को मुझे यकीन है वो बोल रहे होंगे सर हमने ये सब पढ़ रखा है, आप तो 1000 बार यही सेम चीज बता चुके हो। मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोग बहुत धनी है, कवि विद्वान है, लेकिन क्या है कई बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक भी किताबें नहीं उठाई हैं। तो भाई साहब उठाइए और ढूंढिए कि ये वाला क्वेश्चन कहां लिखा है सर ने, और उसके नीचे जो भी आंसर आपको दिया गया है जस का तस पढ़ लीजिए, आपसे पीडीएफ शेयर होगी, उसमें सारे आंसर हैं, बस उनको याद कर लीजिए, एग्जाम की टेंशन खत्म। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? कहां गया था, कैसे उसने वो फियर ओवरकम किया, वो सारी बातचीत, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। What doubt did Adla have about the peddler? चलिए भैया, रेड ट्रैप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ दी, मैंने बोला था शुरुआती 3 चैप्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में, चाहे आपकी विस्टा हो, चाहे आपकी फ्लेमिंगो की पोएट्री हो या प्रोज हो। When did the आयरन मास्टर रियलाइज? आयरन मास्टर को कब अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, ये वाली बात भी आपको उसमें पता है। What made the peddler think that he had indeed fallen into a red trap? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लिस्ट द प्लेसेस दैट Gandhi visited between his first meeting with Shukla and arrived at Champaran. List the places that visited. उन सारी places का जिक्र, सारे आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। And why is राजकुमार शुक्ला described as being resolute? इसका आंसर भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, शुभू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। मैनी साइडेड जीनियस, उतने प्रश्न नहीं आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन अगर कोई प्रश्न आता है तो वो ये वाला है। बाकी जो शुरुआती 3 चैप्टर उनके बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं। व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू? स्टीफन स्पेंडर की बुक की बात हो रही है। अगर पूछ लिया गया और आपने नाम लिख दिया तो भाई साहब आपके मार्क्स हो जाएंगे पक्के। Why do most celebrity write despite being interviewed? ये सारे क्वेश्चंस बाद के जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें से भी सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उनमें भी आपको ज्यादा समय जाया ना करना पड़े, इसलिए बस गिनती के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Why didn't Sophie want Jancy to know about her story with Danny? एक ही यहाँ से तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया। अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे, जो कि हमारा फ्लेमिंगो पोएट्री का क्वेश्चन है और आंसर वाला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे Why are the young kids described as sprinting in the poem My Mother at 66? इसकी बात हो रही है। My Mother at 66 सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पोएट्री पार्ट में, तो वो ये है। राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया तो भाई साहब हर पोएम का आपको याद होना ही होना चाहिए। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे कीपिंग क्वाइट का भी पूछा गया है, मदर एट 66 का भी पूछा गया है, और हर चैप्टर में इनफैक्ट जो आपका सेंट्रल थीम इसमें भी पूछा गया थिंग ऑफ ब्यूटी में, तो वो सब भी आपको याद होने चाहिए। हु विल काउंटिंग अप टू 12? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी सबसे सरल क्वेश्चन रहता है, लेकिन बच्चे बस क्या रहता है इसमें कुछ भी लिख के आ जाते हैं। सन मून, मतलब जो उनको याद रहता है, गिनती के 4-5 है भाई साहब, याद कर लेना और फ्री हो जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल हर दूसरे साल रिपीट होता ही होता है। Why is grandeur associated with the mighty dead? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर का। अब what makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उतना नहीं आता है, पर पिछले 1-2 साल में आया है, तो आप इस पे भी अपना गौर फरमा सकते हैं। What is the childish longing that the poet refers to and why is it in vain? ये आपके बाद के चैप्टर्स के क्वेश्चन है। रोड साइड स्टैंड हो, चाहे ऑन जेनिफर्स टाइगर हो, जो पर शुरुआती माय मदर एट 66, थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात के जो भी हैं आप उनमें से जो ये गिने चुने क्वेश्चन आंसर्स हैं बस इन पे रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट विस्ता वाले पार्ट पे। गिनती के भाई साहब बस ये 5, ये उन लोगों के लिए, वैसे मैं बता दूं विस्ता बहुत बड़ी है, लेकिन बावजूद इसके बच्चे क्या करते हैं, उन्हें तरीका नहीं पता। सबसे ज्यादा किससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर? 3rd लेवल से पूछे जाते हैं। उसके बाद किससे पूछे जाते हैं? टाइगर किंग से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे तो ये हैं कि सिर्फ टाइगर किंग याद करके गए और बढ़िया मार्क्स लेके आए, क्योंकि टाइगर किंग से अक्सर
क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर्स में भी फंसते हैं और शॉर्ट आंसर्स में भी फंसते हैं। तो हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम और स्किप? थर्ड लेवल तो ऐसा बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग कहानी है, कहानी पढ़ने जाओगे फंस जाओगे, तो इसलिए केवल आंसर्स पे जोर देना है, आंसर्स को जैसे के तैसे याद करके हमें वहां पे छाप देना है। फिर व्हाट विल द महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल? टाइगर किंग के हो सके बच्चों तो सारे क्वेश्चन आंसर्स ही याद करके जाना, सारे क्वेश्चन आंसर्स याद करके जाना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर अगला क्या है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर? ये सबसे एंटार्क्टिका वाला अपना जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर दूसरे साल पूछा जा रहा है, ये वाला याद कर लिया तो आधे से ज्यादा काम हो गया। तो बच्चों इतनी सी कहानी है। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपने इस तरीके से, जिस तरीके से आप बताए गए हैं, सारे के सारे केवल इन पर भी रिलाय होके, इन पर भी आश्रित होके इनको याद कर लिया, समझ लिया और एग्जाम में चले गए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं और किसी भी प्रकार की कोई भी गाइड की हमें आवश्यकता नहीं है, कोई और वीडियो की आवश्यकता नहीं है, बस यहां आज जो हमने निश्चय कर लिया है उसको ही पढ़ना है। बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए और आपका इंग्लिश का एग्जाम मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके 80+ कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और सारी इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।